नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड में। और मेरे सामने बहुत ही शानदार और मेहनती मेरे प्यारे साथी। तो दोस्तों, पिछला जो सेशन हुआ था अपना, उसमें हम लोगों ने नो योर सीरीज़ में आर्टिकल नंबर 14 पर चर्चा की थी। और आर्टिकल नंबर 14 में हमने देखा होगा कि आर्टिकल 14 के 2 क्लॉज हैं और 14 क्लॉज एक बात करता है कि विधि के समक्ष समता। और ये विधि के समक्ष समता का जो विचार है, ये दोस्तों कहाँ से लाएगा? ये विचार लाएगा यूके यानी ब्रिटेन से। और ये जो समानता है, ये हमारी कैसी समानता है? ये नकारात्मक समानता की बात करता है। और दोस्तों, विधि के समक्ष समता का जो विचार है, ये विचार लाएगा कहाँ से? ब्रिटेन से। और ये किसका विचार है? ये है विचार कहाँ किसका? प्रोफेसर डाइसी साहब का ये विचार है। इंग्लैंड के प्रोफेसर डाइसी साहब ने एक विचार दिया, विधि के शासन। और विधि के शासन के ही दो उन्होंने एलिमेंट बताए। कौन कौन से? एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधियों की सर्वोच्चता। बात यहाँ तक क्लियर थी? ठीक है। अगला 14 क्लॉज 2 में हमने बात करी होगी कि विधियों के समान संरक्षण। और विधियों के समान संरक्षण में मैंने आपको बताया होगा कि अलग अलग समूह के लिए अलग अलग विधि का निर्माण किया जाएगा। और इसमें भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें आरक्षण अंतर्निहित है। और आरक्षण को मैंने आपको बताया होगा कि ये जो आरक्षण है, इसे सकारात्मक कार्रवाई या संरचनात्मक भेदभाव या फिर दोस्तों उल्टा भेदभाव माना गया है। ठीक है। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, उसको क्या समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। आरक्षण अंतर्निहित आर्टिकल नंबर 14 क्लॉज 2 में। और ये जो विधि के समान संरक्षण का जो विचार है, ये विचार लाएगा अमेरिका से। और ये समानता की बात करता है, किसी सकारात्मक समानता की यह बात करता है। प्यारे साथियों, यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बता रहा था कि भैया आर्टिकल नंबर 14 के कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल नंबर 14 के यहाँ कुछ अपवाद भी हैं। यानी कि जहाँ आर्टिकल नंबर जिन बातों को मना करता है, कहीं क्या है कि इन्हीं कुछ जो है उल्लंघन किया जा रहा होगा आर्टिकल नंबर 14 का। जहाँ दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है कि विधि के सामने सब लोग समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा होगा। तो लिखिएगा आर्टिकल 14 के अपवाद। हेडिंग बनाई प्यारे साथी, आर्टिकल 14 के अपवाद। आर्टिकल 14 के अपवाद। नंबर 1, देखिए दोस्तों, अब आर्टिकल 14 के अपवाद में अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1 इसमें हम देखेंगे कि भैया ये जो विदेशी राजनयिक होते हैं या फिर जो यूएनओ के अधिकारी आते हैं और जो विदेशी राजदूत होते हैं भारत में, यदि दोस्तों ये कुछ आपराधिक मामला या कुछ सिविल मामला भारत में कर भी देते हैं, तो दोस्तों उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्हें क्या है? उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। क्या है? उन्हें उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। लिखिएगा कि विदेशी राजनयिक यूएनओ के अधिकारी, विदेशी राजदूत, यदि दोस्तों ये आपराधिक या दोस्तों सिविल मतलब दीवानी, इन दोनों में से कोई भी मामला कर भी देते हैं भारत में, तो दोस्तों उन पर केस दर्ज नहीं किया जाता है। यानी कि इन्हें उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उन्मुक्तियां प्राप्त है, मतलब इन्हें छूट है भैया। इन्हें क्या है? छूट प्रदान की गई है। यदि ये आपराधिक मामला या फिर कोई सिविल मामला कर देते हैं भारत में, तो इन पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इन्हें क्या है? छूट प्राप्त है, उन्मुक्तियां प्राप्त है। दूसरा, नंबर 2 देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी प्यारे मित्रों, यदि कोई आपराधिक या दीवानी मामला कर भी देते हैं, तो उन्हें भी क्या है? उन्हें भी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। उन्हें भी क्या है प्यारे मित्रों? उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तीसरा, देखिए सुनो,
देखिए दोस्तों, सुनिए मेरी बात ध्यान से कि राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि आपराधिक या दीवानी मामला कर भी देते हैं दोस्तों, तो क्या है कि उन्हें भी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, उन्हें छूट प्राप्त है। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान ने किसी भी एक संस्था को, एक निकाय को इतनी पावर नहीं दी है दोस्तों कि वो निरंकुश हो जाए, कि वो निरंकुश हो जाए। इन्होंने कहा, संविधान ने बताया कि ऐसा है, आपको जब तक उन्मुक्तियां प्राप्त है जब तक कि आप अपने कार्यकाल में हैं, जब तक क्या है आप लोग अपने कार्यकाल में हैं। कहाँ हैं? कार्यकाल के दौरान। केवल किसके? कार्यकाल के दौरान। प्यारे मित्रों, केवल कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल से हटो, अरे पद से हटो, उसके बाद हम बताएंगे। पहले पद से हटिएगा, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे क्या होता है कानून और क्या होती है विधि की पावर। बात समझ में आ रही है? तो हमारे संविधान ने किसी भी निकाय को इतनी पावर नहीं दी है कि कोई निरंकुश हो जाए। सभी के लिए दोस्तों, आप लोग पूरा संविधान पढ़ लेंगे, पूरा संविधान आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगी पावर किसके पास है। बात समझ में आ रही है? पावर किसके पास आपको ये पता ही नहीं चलेगी। कहीं कहीं राष्ट्रपति भारी हो जाएंगे, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भारी हो जाएगा, कहीं संसद भारी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोग पूरा संविधान पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा पूरी पावर किसके पास है। यह है दोस्तों हमारे संविधान की खूबसूरती। दोस्तों ये संविधान वह संविधान है जो आपका निर्माण करता है, ये आपका निर्माण करता है और ये व्यक्ति का निर्माण करता है। आपको आप बनाने के लिए ये संविधान जरूरी है, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए ये संविधान जरूरी है। दोस्तों ये हमारा दुनिया का सबसे सुंदर दस्तावेज है, लेकिन लोग इसको ही बदनाम करने में लगे हैं। कुछ लोग हमको बदनाम करने में लगे हैं, कुछ लोग दोस्तों हमको बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन है क्या कि हम बदनाम होने वालों में से थोड़ी ना है। हम तो दोस्तों, हम मतलब विधि। मुझे मत मान लीजिए आप लोग, ये विधि है तो विधि की पावर दोस्तों बहुत होती है। देखिए सुनिए अगला, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल आपराधिक या दीवानी मामला कुछ कर भी देते हैं तो दोस्तों उन्हें उन्मुक्तियां प्राप्त है। कब तक? जब तक कि वो कार्यकाल में है तब तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, आर्टिकल नंबर 105 और 194, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार 105 में दिए गए हैं दोस्तों सांसदों के लिए। किसके लिए? सांसदों के लिए। और 194 में दिए गए हैं विधायकों के लिए। किसके लिए? विधायकों के लिए दिए गए हैं 194 में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। मैंने बताया कि संसदीय विशेषाधिकार 105 में सांसदों के लिए दिए गए हैं और 194 में दिए गए विधायकों के लिए। दोस्तों सांसद या विधायक यदि सत्र में है, यानी कि दोस्तों वो इस समय क्या है? सत्र में है, कार्रवाई के दौरान कहाँ है? बैठक में है। तो दोस्तों यदि वो आपराधिक या दीवानी मामला कर भी देता है, सिविल मामला कर भी देता है, तो जब तक वो सत्र में है दोस्तों, जब तक वो सत्र में है, जब तक वो कार्रवाई में है, तब तक आप उस पर केस दर्ज नहीं कर सकते। मतलब उन्हें उन्मुक्तियां प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल भैया वही वाली बात, बिल्कुल क्या है? वही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। 105 194 संसदीय विशेषाधिकार है, यानी सांसदों को और विधायकों के लिए अधिकार दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन कंडीशन। इधर देखिए ध्यान से प्यारे साथी, इधर ध्यान दें। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 361 का, यानी कि ए। ये जो है दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। ये क्या कहता है भैया? ये भारतीय मीडिया को कुछ अधिकार देता है। ये भारतीय मीडिया को कुछ अधिकार देता है। देखिए सुनिए दोस्तों, पहले इसकी जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? था क्या कि आप जानते कि 1975 के समय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवाई। भैया ये तो कहेंगे ना हम लगाई, क्योंकि राष्ट्रपति लगाता है तो लगवाई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने 1975 के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगवाई। और प्यारे साथियों हुआ क्या कि उस समय मीडिया जो थी, भारतीय मीडिया, उसकी बहुत ज़्यादा किरकिरी कर दी, बहुत ज़्यादा किरकिरी करी, इज्जत बेइज्जती, कोई सवाल ही ना करा, मतलब बात खराब कर दी मीडिया की। ये बात दोस्तों विपक्षी दल जो थे उन्हें बहुत बुरी लगी,
और आगे चल करके सरकार बदली। 1977 में सरकार गिर गई इंदिरा गांधी जी की। 1977 में सरकार बनती है जनता दल की और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मोरारजी देसाई साहब। प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मोरारजी देसाई साहब। और दोस्तों उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारतीय मीडिया को एक अधिकार दिया। उन्होंने क्या अधिकार दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया जो है, मीडिया यदि मीडिया चाहे तो संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन कर सकती है। मैंने कहा कि भैया 361 का हमारे संविधान में था, बल्कि इसे जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भारतीय मीडिया को दिया गया। क्या कहा गया कि संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों का सत्य प्रकाशन यदि मीडिया करना चाहे तो वह कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सत्य प्रकाशन, वास्तविक प्रकाशन होना चाहिए। यदि इन्होंने मोदी जी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने या फिर दोस्तों अन्य कोई भी मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बात कही है एग्जैक्ट वही आपको दिखानी है जनता के लिए, तो यह अधिकार दिया किसको, मीडिया के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल की जो हमारी मीडिया है उसकी रैंकिंग कहाँ गई है। रैंकिंग दोस्तों आजकल आप लोग जान ही रहे होंगे, भारतीय मीडिया की रैंकिंग आप लोग जान ही रहे होंगे कितनी बदतर होती जा रही है। दोस्तों भारतीय मीडिया जो है वो ढूंढती है, वो देश में जो सरकार में है, जो नेता हैं, जो सत्तारूढ़ी दल है, उसकी कमियां नहीं देखेगी। मीडिया कमियां नहीं देखती है, बल्कि मीडिया क्या करती है, मीडिया तो ये देखती है भैया कि मतलब दोस्तों आप लोग मीडिया की बात ना करें तभी बेहतर है। ठीक है, उदाहरण देखते ही रहते होंगे आप लोग, उदाहरण देखते रहते होंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मंच है। तो ऑनलाइन मंच में क्या होता है कि हम लोग किसी पर ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते। बात समझ में आ रही है? थोड़ा कहना बहुत समझना, सीधी बात नो बकवास। बात समझ में आ रही है आपके? बहुत बढ़िया। तो भैया ये अधिकार दिया गया। ठीक है, ये थे आपके आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद, आप लोग इसे उतार लें। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, ऐसी भाई आप लोग सब भी न्यूज़ देखते रहते हैं, हम भी न्यूज़ देखते रहते हैं भाई। तो मैंने देखा कि अभी इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा कि भाई ये मीडिया वाले कह रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि वहाँ जो है उस राज्य में उस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो फलाना आदमी जीत जाएगा, फलानी पार्टी जीत जाएगी। मैं सोचने लगा भैया ये क्या हो रहा है देश में, ये भैया ये देश में हो क्या रहा है। मतलब हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो जाति के आधार पर हो रहे हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों भारत देश में चुनाव जाति के आधार पर हो रहे हैं, ना कि काम के आधार पर, ना कि काम के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब बात आ जाती है कि कमी किस में है, तो कमी दोस्तों हम में है, कमी हमारे खुद के अंदर है। दोस्तों हम खुद नहीं चाहते कि काम के आधार पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। दोस्तों कभी और बताऊंगा, कभी और चर्चा करेंगे हम इस मुद्दे पर, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 पर चर्चा हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि भाई मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों का जो बुद्धि है, आप लोगों को जो सोचने समझने की जो क्षमता है, तार्किक जो आपकी क्षमता है, उसको मैं क्या कर दूं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ला दूं, और आप लोगों के विकास की ओर मैं क्या करूं, थोड़ा बहुत कदम बढ़वाऊं आपसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दोस्तों आप लोग सिद्धांत मुझसे पढ़ लीजिएगा और व्यवहार मैं आपको समाज में चलता हुआ दिखा दूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया समाज में
व्यवहार आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15। प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 15 जो है, आर्टिकल नंबर 15 में 5 आधार बताए गए हैं। 5 आधार, जैसे धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, 1 2 3 4 5। मैंने कहा कि आर्टिकल नंबर 15 में 5 आधार बताए गए। कौन से? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। बात यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा, ये जो आर्टिकल नंबर 15 है तो प्यारे मित्रों, इसके कितने क्लॉज हैं? इसके 6 क्लॉज हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भैया दुनिया आपको आर्टिकल नंबर 15 बताएगी। आर्टिकल नंबर दुनिया आपको 15 बताएगी और मास्टर आपको 15 बताएंगे, लेकिन मैं आपको 15 क्लॉज 6 तक लेके जाऊंगा। दोस्तों 15 क्लॉज 6 तक लेके जाऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्टिकल क्यों जोड़ा गया, क्या परिस्थिति थी उस समय की, और भैया क्यों जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, परिस्थिति क्या थी। मैं आपको प्रत्येक चीज़ से रूबरू कराऊंगा। प्यारे साथी, आप लोग मेरा साथ बनाए रखें। बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलें। तो आर्टिकल नंबर 15 के मैंने बताया 6 क्लॉज है। 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6। ठीक है मित्रों, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि भैया आर्टिकल नंबर 15 जो है, इसके 6 क्लॉज हैं। 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6। राइट, इधर ध्यान दें। तो प्यारे मित्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्या करा, यहाँ तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच दी। 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3 में, लेकिन 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 में मैंने क्या करा है? डॉटेड लाइन बनाई है। क्या बनाई है? मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बनाई है। और डॉटेड लाइन का क्या मतलब निकलता है? भैया आप लोग मुझसे पूछेंगे, गुरुजी डॉटेड लाइन का क्या मतलब निकल रहा है, क्या इससे अलग है? नहीं, बल्कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसे इन्हें जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इन तीनों को क्या जोड़ा है? बाद में जोड़ा गया होगा। इन तीनों को बाद में जोड़ा गया होगा और ये 15 क्लॉज 3 तक मूल संविधान में होंगे। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं 15 क्लॉज 1। 15 क्लॉज 1 पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 15 क्लॉज 1 बात करता है प्यारे मित्रों कि जो 5 आधार, प्यारे मित्रों ध्यान सुनिएगा, कि जो 5 आधार आर्टिकल नंबर 15 में दिए गए हैं, जो 5 आधार बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 15 में, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर प्यारे मित्रों, इन 5 आधारों पर राज्य आपसे भेदभाव नहीं करेगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा भैया? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य आपसे भेदभाव नहीं करेगा। कौन कहता है भाई? कौन कहता है? 15 क्लॉज 1 कहता है। वही राज्य आपसे नहीं कह सकता कि आप दूसरे धर्म के हैं तो आप मेट्रो में मत चढ़िएगा, आप दूसरे धर्म के हैं तो आप हमारी रोडवेज बस में मत आओ, आप दूसरे धर्म के हैं तो आप हमारे यहाँ क्या नहीं आओ, फॉर्म मत डालो वैकेंसी में। राज्य आपसे नहीं कह सकता। राज्य आपसे जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता कि आप तुम फलाने जाति के हो तो तुम भैया फॉर्म मत डालो इस वैकेंसी में, तुम्हारे हाथ के क्या करेंगे, तुम जो है सरकारी कार्यालयों में नहीं आ सकते, रोडवेज में नहीं बैठोगे तुम। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों राज्य आपसे भेदभाव नहीं करेगा, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। राज्य ये नहीं कहेगा कि महिलाओं को ये काम नहीं करने देना है। भैया महिलाएं जो हैं, महिलाएं इस काम को नहीं करेंगी। क्यों? महिलाएं तो कमजोर होती हैं। प्यारे मित्रों, महिलाओं को तो कमजोरी का पर्याय माना गया है ना। मैंने कहा कि महिलाओं को तो कमजोरी का पर्याय माना है इन्होंने। हजारों सालों से दोस्तों, हजारों सालों से
3-4 हजार साल से दोस्तों महिलाओं को कमजोरी का पर्याय माना है। दोस्तों क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, अरे क्या महिला की तरह रोता है, क्या महिला की तरह रोता है। दोस्तों महिला इतनी कमजोर होती हैं? ए भैया, महिलाएं इतनी कमजोर होती हैं क्या कि जो आप बार बार महिलाओं को उदाहरण देते हैं कि भैया क्या महिला की तरह रोता है? भाई यही तो मतलब निकल रहा है इसके कि आपने महिला को कमजोरी का पर्याय मान लिया है बस। दोस्तों हमारे यहाँ के तो नेता भी, हमारे यहाँ के तो मंत्री तक ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। प्यारे मित्रों, ना तो किसी महिला का 56 इंच का सीना होगा और ना ही वो कभी प्रधानमंत्री बनने की सोचेगी। भाई आपने तो एक बैरियर लगा दिया, आपने एक मीटर तैयार कर दिया कि जिसका 56 इंच का सीना होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या मतलब भैया इसका? तो ऐसे मैं कह रहा हूं आपसे कि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी बात को समझे। ऐसा ना है कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ हो बक रहे हैं। बिना सोचे समझे कुछ हो नहीं बकना चाहिए। ये नेता लोग ऐसे होते हैं, इनको नहीं पता कि कौन सी बात कहां जाकर लगेगी। दोस्तों महिलाओं को बता दिया गया है कि आपका काम है घर में रहना, आपका काम है घर में रहना। सज संवर के रहो, बच्चों की देखभाल करो, अपने पति की देखभाल करो, अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, प्यारे मित्रों अच्छे से अच्छा खाना बनाइए, आप सब काम कीजिए। लेकिन है क्या कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। पुरुष कहते हैं कि आपको सब कुछ देंगे, हम अच्छे से अच्छे कपड़े देंगे, सोने देंगे, हीरे देंगे, जवाहरात देंगे, खाने को अच्छे से अच्छा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन क्या है, आपको टांग नहीं अड़ानी है बीच में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो काम दूसरा है, और मैंने बताया कि महिलाओं का क्या काम है। तो दोस्तों इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि महिलाएं क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है? दोस्तों आगे आए नारीवादी लोग, आए और नारीवादी विचारधारा आई, और नारीवादी लोगों ने कहा कि ऐसा है, आप लोगों ने महिलाओं को क्या कर रखा है, आप लोगों ने महिलाओं को कमजोरी का पर्याय मान लिया है, और आप लोगों ने महिलाओं के काम बांट दिए हैं कि महिलाएं सिर्फ यही कर सकती है, महिला दूसरा काम नहीं कर सकती। तो नारीवादी लोगों ने कहा कि आपने महिला को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने की तो आज़ादी दे रखी है, लेकिन महिला को आपने अपना पति चुनने की आज़ादी नहीं दे रखी। भाई महिलाओं को आपने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ स्वतंत्रता दे रखी, लेकिन आपने महिलाओं को अपने पति चुनने की आज़ादी नहीं दे रखी। तो क्या है दोस्तों? तो नारीवादियों ने कहा कि हमें चाहिए घर के अंदर स्वतंत्रता, हमें बाहर भी चाहिए और घर के अंदर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोस्तों अभी कोई आप लोग जाएं बाहर निकल करके, कोई पति पत्नी दो लड़ रहे हो और पति मार रहा हो अपनी पत्नी को, आप लोग कहे भाई साहब क्यों मार रहे हो, दीदी कहते हैं क्यों मार रहे हो, तो अब सीधे कहेगा तुम फालतू मत बोला, हमारे घर का मैटर है, आप फालतू ना बोलें। अच्छा जी, आपके घर का मैटर है वो। तो दोस्तों नारीवादियों का और इस संविधान का जितना सुंदर दस्तावेज आपको बना करके दिया है संविधान निर्माताओं ने, वो दोस्तों समाज के निर्माता थे, हमें उनके मूल्यों को समझना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सब का परिणाम है जो कि आज महिलाएं में कुछ स्थिति उनकी सुधरी है, और मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षित हों, अधिक से अधिक शिक्षित हों, और क्या करें, आप संविधान का ज्ञान जरूर लें। जब आपको आपके अधिकार, आपकी स्वतंत्रता आपको पता होंगी, तभी आप महिलाएं किसी सरकार से या फिर किसी भी निकाय से अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रताओं को मांगने की क्या करेंगी, हिम्मत करेंगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? तो मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं को अवसर की समानता से बढ़कर के हमें कुछ करना होगा। प्यारे मित्रों, महिलाओं को अवसर की समानता से बढ़कर के कुछ करना होगा। महिलाओं को अवसर की समानता आपने दे दी, आपने महिलाओं को अवसर की समानता दे दी कि भैया आप महिलाएं हैं तो सही है, ठीक है, पुरुष के बराबर जो आपकी इच्छा वो कीजिए, ठीक है। लेकिन है क्या दोस्तों कि जो समाज में इस समय भ्रमताएं फैली हुई हैं, जो परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं पहले से, उनका क्या होगा प्यारे मित्र? तो उनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अवसर की समानता से बढ़ करके कुछ कदम उठाना होगा महिलाओं के लिए। तो दोस्तों देखिए, पंचायती राज 1/3
आरक्षण दे दिया है नहीं है दोस्तों? ये अवसर की समानता से बढ़कर ही तो है कुछ ना कुछ। और आगे मैं आपको बताऊंगा, 15 क्लॉज 3 आपके सामने आ रहा है अभी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भैया लिंग के आधार पर, मूल जन्म स्थान के आधार पर राज्य आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये बात करता है 15 क्लॉज 3। बात क्लियर? डेट्स क्लियर? ओके। 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 2 बात करता है कि भैया ये जो 5 आधार दिए गए हैं ना 15 क्लॉज 15 में, आर्टिकल 15 में ये जो 5 आधार दिए गए हैं, इन पर प्राइवेट भी आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई प्राइवेट या दोस्तों कोई निजी निकाय भी आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता इन 5 के आधार पर। मेरे प्यारे मित्रों, आप सिनेमा हॉल में गए और आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, तो आप क्या करिए, हमारे सिनेमा हॉल में मत आइए, आप सिनेमा हॉल में मत आइए। आप दलित हैं तो आप मत आइए, हमारा तो जो सिनेमा घर है वो अछूत हो जाएगा। ए भैया, हमारा सिनेमा घर अछूत हो जाएगा, आप मत आइए। तो आपसे प्राइवेट भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता इन 5 आधारों पर। बात क्लियर है दोस्तों? आप लोग होटल में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ को सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता कि भैया तू दलित है तो तू हमारी कुर्सी पर मत बैठ, तू मुस्लिम है तो हमारी कुर्सी पर मत बैठ। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है, यदि दोस्तों ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल नंबर 32 भी है। मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल नंबर 32 भी है, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। तो भैया प्राइवेट भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे आता है 15 क्लॉज 3, और 15 क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया कि भैया महिलाओं को अवसर की समानता से बढ़ करके हमें कुछ ना कुछ तो देना होगा, जब ही ये जो वर्ग है, ये जो महिलाओं का वर्ग है, ये कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर की तुलना में आ सकेगा समाज में। तो 15 क्लॉज 3 जो है वो 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 का क्या है? अपवाद है। क्या है प्यारे मित्रों? अपवाद है। कैसे गुरुजी? 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 का क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये अपवाद है। ये कहता है कि राज्य यदि चाहें तो वह महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान कर सकता है। मैंने कहा कि भैया महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों होता तो है, अरे होता तो है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग, अगर आपको पता चले कि पंचायती राज में क्या दे रखा है इन्होंने, 1/3 आरक्षण दे रखा है महिलाओं के लिए। और दोस्तों तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, हाँ, हम बता रहे थे अभी आपको कि आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, क्या होता है कि आगे की 4 लाइनें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आगे की 4 लाइनें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये है लिखा जाता है। आप रोडवेज में जाइए, आपसे राज्य करता है, राज्य क्या कहता है भैया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट लिखा होता है। मेट्रो में जाइए, मेट्रो का अगले 2 डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्या है? आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो भेदभाव कर दिया, यहाँ तो गुरुजी लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया, यहाँ पर भेदभाव कर दिया। लेकिन प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया है कि जो आपने कमजोरी का पर्याय महिलाओं को माना है, उसी की भरपाई करने के लिए महिलाओं को अवसर की समानता से बढ़कर के इन्होंने कुछ दिया है। क्या दिया है? महिलाओं को अवसर की समानता से बढ़कर के कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और SC ST को भी आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है अवसर की समानता से बढ़कर के। तो इसे क्या माना है हमने? इसे हम सकारात्मक कार्रवाई या फिर संरचनात्मक भेदभाव, उल्टा भेदभाव हमने माना हुआ है। बात क्लियर? दैट्स ऑल। ओके प्यारे साथी, जी हाँ।
15 क्लॉज 4 आप लोग जानते कि भैया ये मूल संविधान में ही था कि गुरुजी ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे तो बाद में जोड़ा गया। सर जी है भैया, सर जी इसे तो बाद में जोड़ा गया। तो सुनिएगा 15 क्लॉज 4 देखो, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 मैंने बताया इसे बाद में जोड़ा गया, तो बिल्कुल सही बात है। इसे जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। और ये क्या कहता है, ये क्या कहता है प्यारे साथी, बात करते हैं दोस्तों क्यों भाई, क्यों जोड़ा गया यूं प्यारे मित्रों, क्यों। हमने कहा कि 15 क्लॉज 4 जो है वो मूल संविधान में ही था, बल्कि इसे जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। बात क्लियर। अब हम बात करेंगे गुरुजी क्यों जोड़ा गया, ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या परिस्थिति आई हमारे सामने जो कि हमने 15 क्लॉज 4 को संविधान में जोड़ा। सुनिएगा, यहां पर था क्या कि इस समय मद्रास की सरकार ने दोस्तों, मद्रास राज्य की सरकार ने SC ST के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी। देखिए दोस्तों, अब तक क्या हो चुका है कि भैया SC ST के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जा चुका है, सेवाओं नियुक्तियों में आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन दोस्तों बारी है किसकी, शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण की। तो प्यारे मित्रों वही बात यहाँ पर चल रही है कि मद्रास राज्य की सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में SC ST के कुछ बच्चों के लिए क्या कर दी, सीटें आरक्षित कर दी। बात क्लियर। लेकिन दोस्तों इसके विरोध में क्या हुआ, इसके विरोध में एक महिला थी चंपकम दोहराई राजन। कौन थी महिला, एक महिला थी चंपकम दोहराई राजन महिला थी। वो महिला कहाँ चली गई, वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। ए भैया सुप्रीम कोर्ट महोदय, मिलॉर्ड, वो मिलॉर्ड, ए मिलॉर्ड कहाँ चले गए, कहाँ जी, कि कौन, मैं चंपकम दोहराई राजन, कहाँ बताइए कि महाराज कहाँ हैं आप, महाराज कहाँ हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मद्रास राज्य ने क्या कर दिया, यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया। ये भैया मद्रास राज्य ने जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया। किसने कहा, चंपकम दोहराई राजन ने कहा कि महाराज यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया, यहाँ पर तो सीटें आरक्षण कर दी कॉलेजों में मद्रास राज्य की सरकार ने। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार आपने ऐसा क्यों किया, सरकार आपने ऐसा क्यों किया। तो सरकार ने कहा कि महाराज आपने आर्टिकल नंबर 15 तो पढ़ा है, आपने आर्टिकल नंबर 15 पढ़ लिया कि साहब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन महाराज आपने आर्टिकल नंबर 46 नहीं पढ़ा। आर्टिकल नंबर 46 देखिए, और आर्टिकल नंबर 46 हमको अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 40 हमको एक निर्देश देता है, हमको क्या देता है, एक निर्देश देता है और कहता है कि राज्य जब अपना कानून बनाएगा तब वह SC ST के लिए या फिर पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सों से संबंधित प्रावधान कर सकता है। भैया राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सों से संबंधित प्रावधान कर सकता है। तो मैंने तो वो किया है, मैंने तो वो किया है, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अपने कानून बनाया है। तो दोस्तों हुआ क्या कि मद्रास राज्य द्वारा जो सकारात्मक कार्रवाई की गई थी, जो आरक्षित सीटें की गई थी मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में, उस कार्य के लिए दोस्तों क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कर दिया प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इसी के बाद क्या किया सरकार ने, भैया अब होगा क्या, अब आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के किसी काम को खारिज करेगी, सरकार दहेड़ देश ने क्या कर देगी, संविधान संशोधन कर देगी। बात क्लियर। तो अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने करा पहला संविधान संशोधन 1951, क्या जोड़ दिया, संविधान में 15 क्लॉज 4 जोड़ दिया। दोस्तों यहाँ केस लिखिए, जो केस आया था अभी, चंपकम दोहराई राजन, चंपकम दोहराई राजन, चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य, मद्रास राज्य 1951। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों क्या जोड़ा 15 क्लॉज 4 में इन्होंने,
इन्होंने क्या जोड़ा दोस्तों 15 क्लॉज 4 में, तो लिखिएगा, लिखें इन्होंने जोड़ा क्या कि यदि राज्य पिछड़े वर्गों, और पिछड़े वर्गों में दोस्तों हम इसे कहाँ मान रहे हैं, SC ST को यहाँ पर मान रहे हैं, बात क्लियर है। तो राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में यदि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों हम यहाँ पर किसे मान रहे हैं, SC ST के लिए मान रहे हैं, तो पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों को प्रवेश में आरक्षण दे सकता है तथा इसे इस बात का आधार बनाकर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है। बात क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि भैया 15 क्लॉज 4 जो है वो पहले संविधान नहीं था, बल्कि इसे कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। कौन सा केस आया इसमें, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, 1951 का केस यहाँ पर आया। और ये कहता क्या है, तो भैया ये क्या कहता है कि यदि राज्य पिछड़े वर्गों हम यहाँ पर किसे मान रहे हैं, तो SC ST के लिए मान रहे हैं। तो राज्य पिछड़े वर्गों को यदि चाहें तो वह उनके लिए शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, और इसे इस बात का आधार बनाकर खारिज नहीं कर सकते आप कि वह आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 15 1 और 15 क्लॉज 2 का जो दूसरा अपवाद है वो क्या है भैया। पहला अपवाद हमने देखा कि 15 क्लॉज 3 है, और दूसरा अपवाद क्या है, अरे साथियों दूसरा अपवाद ये है, दूसरा अपवाद 15 क्लॉज 1 का, 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 का दूसरा अपवाद कौन सा हुआ, 15 क्लॉज 4 हुआ। दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया, बात यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे प्यारे साथी 15 क्लॉज 5 पे। इतना उतारे आप लोग, चलिएगा हेडिंग डालें 15 क्लॉज 5। देखिए प्यारे मित्र, 15 क्लॉज 5 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक क्या हो रहा था, अब तक केवल SC ST पिछड़े वर्ग में हम लोग सम्मिलित कर रहे थे। बात क्लियर है। तो हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि SC ST में केवल पिछड़े वर्ग में केवल SC ST के लिए सम्मिलित कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 1992 में BP मंडल साहब की सिफारिश पर, ध्यान सुनते रहिएगा कि 1992 में BP मंडल साहब की सिफारिश पर OBC, दोस्तों OBC अब क्या हो चुका है, OBC भी पिछड़े वर्गों में आ चुका है। और दोस्तों 1993 में जो BP मंडल साहब की सिफारिश आई, उन्हें 1993 में 1993 में सरकार ने क्या कर लिया, घोषणा कर दी सरकार ने कि भैया ये OBC क्या है, OBC के लिए पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों उन्हें क्या हुआ, OBC के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की प्रावधान चालू हो गया, सेवाओं में और नियुक्तियों में क्या देना चालू कर दिया, आरक्षण देना चालू कर दिया। कब से, 1993 से। लेकिन प्यारे साथियों अब किसकी बारी है भैया, अब बारी है OBC के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण की। बात क्लियर है भैया, अब बारी है
ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की बारी है। अब तो सुनिएगा। तो प्यारे मित्रों, ये जो 15 क्लॉज 5 है, मैंने आपको बताया कि ये मूल संविधान में ये भी नहीं था गुरुजी। फिर ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 93rd संविधान संशोधन 93rd संविधान संशोधन 2005 93 संविधान संशोधन 2005 में से जोड़ा गया। गुरुजी सवाल ये उठता है फिर गुरुजी क्यों जोड़ा गया? ए भैया क्यों जोड़ा गया गुरुजी से? सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि 15 क्लॉज 5 पहले संविधान नहीं था। 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा, मतलब क्यों जोड़ा गया? तो सुनिए, मैंने आपको बताया कि भैया अब तक क्या हो चुका है, अब तक ओबीसी समाज के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन अब बारी है किसकी? अब बारी है ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की। अब बारी है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की ओबीसी के लिए। तो प्यारे साथियों, संविधान होने से पहले ही कुछ राज्यों ने संविधान संशोधन होने से पहले ही कुछ राज्यों ने क्या करा? कुछ राज्यों ने ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए कॉलेजों में आरक्षण देना शुरू कर दिया। और दोस्तों सरकारी में तो दिया ही दिया, ये भैया सरकारी में तो दिया ही दिया, लेकिन प्यारे साथी इन्होंने तो प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण देना शुरू कर दिया। कुछ केस लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, कुछ केस लिखे यहाँ पर। जैसे दोस्तों TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य, TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002 इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003, ठीक है, 2003। अगला केस आता है हमारा PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005। बात क्लियर? तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हमारा क्या केस आया। हमारा केस ये आया कि TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का मामला, इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य 2003 का मामला, PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 का मामला। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा था कि प्यारे साथियों, कुछ राज्यों की सरकारों ने ओबीसी के लोगों के लिए क्या दे दिया भैया? शिक्षण संस्थानों को प्रवेश में आरक्षण देना शुरू कर दिया था अब तक। लेकिन सरकारी में तो दिया ही दिया दोस्तों, सरकारी में तो दिया ही दिया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण देना शुरू कर दिया। था। लेकिन दोस्तों ये सभी केस गए कहाँ? दोस्तों ये सभी केस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास भैया। ये सभी केस पहुंचे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट महोदय से बोले का भैया, सुप्रीम कोर्ट महोदय से सवाल हुआ दोस्तों कि महाराज क्या कर रखा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार जो है, इन्होंने ओबीसी के जो बच्चे हैं, ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रवेश में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण दे दिया है। और मिलॉर्ड इन्होंने तो सरकारी में तो दिया ही दिया, इन्होंने प्राइवेट में भी दे दिया है। तो भैया पूछा गया सरकार से पूछा गया, सरकार आपने ऐसा क्यों किया? तो भैया सरकार का तो सीधे साहब है आर्टिकल नंबर 40। सरकार का क्या मामला है? सरकार कहती है आर्टिकल नंबर 40, महाराज मैंने तो ये काम किया है जो मेरे लिए एक निर्देश देता है कि मैं जब मैं कानून बनाऊं तो पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों से संबंधित प्रावधान भी करूं, जो कि मेरे लिए एक निर्देश है। तो प्यारे साथियों, मैंने तो वो काम किया है भैया। सरकार ने कह दिया कि मलॉर्ड मैंने तो वो काम किया है जो मुझे आदेश देता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब तो यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब तो यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मौलिक अधिकारों पर नीति निषेध तत्व, जो दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्वों में आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भाग 4 में। तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्या कर रहे हैं, आप मौलिक अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निषेध तत्वों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया, प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब राज्य के नीति निषेध तत्वों को आप ज्यादा मान रहे हैं, इसका मतलब आप मौलिक अधिकारों को कम मान रहे हैं। बात क्लियर? तो भैया सरकार के द्वारा जो ये काम किया गया था, ये जो सकारात्मक कार्रवाई की गई थी दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, खारिज कर दी। प्यारे साथी, क्या कर दिया, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा। ये लीजिए, उल्टा भेदभाव, संरचनात्मक भेदभाव जो सरकार के द्वारा किया गया है, वो क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब क्या करेगी सरकार, अरे अब क्या करेगी सरकार, अब तो सीधे सीधे साहब है, संविधान संशोधन करेंगे हम तो। ए भैया, हम तो संविधान संशोधन करेंगे। अब सरकार का मामला ये है। तो सरकार ने करा 93 संविधान संशोधन 2005 में, और क्या जोड़ दिया, 15 क्लॉज 5 जोड़ दिया। प्यारे साथी, क्या जोड़ दिया, 15 क्लॉज 5 जोड़ दिया। अब 15 क्लॉज 5 क्या बात करता है, लिखिए जरा। 15 क्लॉज 5 क्या बात करता है, लिखिए जरा प्यारे साथी। बहुत बढ़िया लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे और शेरनियों, आप लोग लिखते चले, मैं आपको बताता चलूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दुनिया 15 पढ़ाएगी, मैं आपको 15 क्लॉज 6 तक पढ़ाऊंगा। ये भी बताऊंगा क्यों जोड़ा गया, ये भी बताऊंगा क्यों जोड़ा गया। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिएगा, लिखें प्यारे मित्रों, लिखिएगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में, अन्य सभी शिक्षण संस्थान चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त, राज्य से सहायता प्राप्त हो या ना हो, इन सभी में राज्य पिछड़े वर्गों में, यहाँ हम किसे मानेंगे, ओबीसी के मानेंगे। किसे मानेंगे प्यारे साथी, ओबीसी के लिए यहाँ पिछड़े वर्गों को मान रहे हैं। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण देगा तथा इसे इस बात का आधार बनाकर खारिज नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एक जी का उल्लंघन करता है। लिखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको भैया कि 15 क्लॉज 5 में फिर सरकार ने क्या करा, 93 संविधान संशोधन 2005 ला करके 15 क्लॉज 5 जोड़ा। और 15 क्लॉज 5 में क्या लिखा सरकार ने लिखा कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, भैया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अलग हटा दीजिए आप। ये जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जो माइनॉरिटीज़ के जो शिक्षण संस्थान है, उनको आप लोग अलग हटा दीजिए, ठीक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में, दोस्तों अन्य सभी शिक्षण संस्थान, जितने भी शिक्षण संस्थान बच गए, उनमें
चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त है मतलब सरकारी है, या फिर राज्य से सहायता प्राप्त नहीं है मतलब प्राइवेट है, उन सब में पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग में यहाँ ओबीसी माना गया, तो ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण देगा तथा इसे इस बात का आधार बनाकर खारिज नहीं किया जाएगा प्यारे साथी, जो कि आर्टिकल नंबर 15 और 19(1) जी का उल्लंघन करता है। प्यारे साथी 19(1) जी यहाँ पर क्यों लाया गया, और 19(1) जी बात करता है आपको व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है कि आपको कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो प्राइवेट वाले थे वो तो केस कर सकते थे, प्राइवेट वाले जो थे वो केस कर सकते थे कि महाराज इन्होंने हमारे कमाने खाने के धंधे पर क्या कर दिया, रोक लगा दी, तो इसीलिए क्या करा सरकार ने 19(1) जी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। ये लो, तुम भी कुछ नहीं कर सकते आप, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ना प्राइवेट वाले ने सरकार कुछ कर सकती, न सरकारी शिक्षण संस्थान और ना ही प्राइवेट। तो क्या कह दिया भैया कि यहाँ पर दोनों में शिक्षण संस्थानों में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी के लिए। बात क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जो हमने कहा कि 15 क्लॉज 5 में जोड़ दिया भैया, ओबीसी के लिए आरक्षण दे दिया 15 क्लॉज 5 में। अब जो आरक्षण दिया है, देखिए दोस्तों संविधान में लिखने से कोई भी कानून नहीं बनता, मतलब देखिए लिखने से आपको लाभ थोड़ी ना मिल जाए, इसे लागू कराने के लिए कोई ना कोई तो कानून बनाना पड़ेगा हमको। ये भैया कोई ना कोई तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा हमको, तो हमने कानून बनाया, लिखिए क्या कानून बनाया हमने कानून बनाया कि शिक्षण संस्थान, केंद्रीय शिक्षण संस्थान ब्रैकेट में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, भैया 2005 में तो लागू किया गया ना, तो 2006। बात क्लियर है यहाँ तक, बात क्लियर प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। आगे आता है हमारा 15 क्लॉज 6। 15 क्लॉज 6 देखिए, हमने SC/ST को दे दिया भैया, SC/ST को दे दिया प्रवेश में आरक्षण, ओबीसी को दे दिया प्रवेश में आरक्षण, तो अब किसे दिया जाएगा प्यारे साथी, एरी लल्ला मेरे शेर और शेरनी, अब किसे दिया जाएगा, अरे और किसे दिया जाता है आरक्षण, कि गुरुजी अभी EWS और रह गया, कौन रह गया, अभी EWS रह गया, जो कि मोदी जी ने अभी जो जोड़ा है 10% आरक्षण, जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए जो मोदी जी ने क्या दिया है 10% जो आरक्षण दिया है नौकरियों में। तो कौन सा संविधान संशोधन किया था मोदी जी ने भैया, 103वां संविधान संशोधन। कब, 2019 में। कहाँ किया भैया, 103वां संविधान संशोधन किया। कब, 2019 में संविधान संशोधन कर दिया 103वां, किसने, मोदी जी ने। अब क्या करा भाई यहाँ पर, यहाँ कर दिया EWS, क्या कर दिया भैया, EWS के लिए क्या कर दिया, नौकरियों में 10% आरक्षण प्लस शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण। बात क्लियर, दैट्स ऑल, खत्म, बहुत बढ़िया। तो आपको आज दोस्तों ये 15 क्लॉज 6 तक समझ में आए होंगे। मैं रिवीजन कराऊं आपको, मैंने कहा कि भाई आर्टिकल नंबर 15 जो है इसमें 5 आधार बताए गए हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। बात क्लियर। तो मैंने बताया कि इसके 6 क्लॉज हैं, 6 क्लॉजों में कौन कौन से बताए थे, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6। और 15 क्लॉज 1 जो है वह क्या बात करता है प्यारे साथी, वह बात करता है कि ये जो 5 आधार दिए गए हैं 15 में, इन पर राज्य आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 क्लॉज 1 बताया था। 15 क्लॉज 2 में क्या बताया कि भैया आपसे कोई निजी जो संस्था है, निजी कोई निकाय है, निजी कोई प्रॉपर्टी है, वो भी आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया कि ये 15 क्लॉज 2 और 15 क्लॉज 3 का क्या है, अपवाद है, जिसमें मैंने आपको बताया कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, तो भैया करता भी है, ठीक है ना। 15 क्लॉज 4 में बताया डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ये जो है बाद में जोड़ा गया होगा, तो बाद में भी जोड़ा गया है। कब, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। क्या बात करता है ये बात करता है कि यदि राज्य चाहे तो वह पिछड़े वर्गों हमने किसे माना था 15 क्लॉज 4 में, SC/ST के लिए। तो राज्य यदि चाहे तो वह पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है, और इसे 15 क्लॉज आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है। अगला बताया 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 5 भी गुरुजी पहले नहीं था, कब जोड़ा गया, 93 संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, ठीक है।
ये क्या बात करता है, ये बात देखिए, ये केस वगैरह जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, इन केस के लिए प्यारे साथी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाए अपने। और 15 क्लॉज 5 क्या बात करता है कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, भैया जो माइनॉरिटीज़ के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको आप लोग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में, चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त है या फिर राज्य से सहायता प्राप्त नहीं है, उन सभी में पिछड़े वर्गों में यहाँ किसे ना माना गया है 15 क्लॉज 5 में, ओबीसी के लिए। तो पिछड़े वर्गों को प्रवेश में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों को प्रवेश में आरक्षण देगा, और इसे इस बात का आधार बनाकर खारिज नहीं किया जाएगा कि यह आर्टिकल नंबर 15 और 19(1) का 1G का उल्लंघन करता है। बात क्लियर। अगला 15 क्लॉज 6 मैंने आपको बताया कि यह ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात करता है। भैया ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण। बात क्लियर। तो प्यारे साथी एम सर को दीजिए विदा, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको चर्चा करूंगा। दोस्तों यहीं तक थी आज की क्लास, और रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।